today we'll be going to discuss a very important part of excretion, that is nephron. Nephron is the functional unit of kidney. ओके हम बोलेंगे कि फंक्शनल यूनिट है किडनी का फंक्शनल यूनिट मतलब मेन सारा काम जो है किडनी का फिल्ट्रेशन का वो यही करता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको फंक्शनल यूनिट बोला है. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नेफ्रॉन जो होते हैं एक किडनी में लगभग कहाँ पर कितने होते हैं? देयर आर 12 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ किडनी. और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन दी कॉर्टेक्स रीजन. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टेक्स यानी पीछे वाले रीजन में होते हैं प्रेजेंट. अंदर वाला रीजन होता है वो होता है मेडुलरी रीजन में रिनल प्राइमेट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो मेन पार्ट जो है वो इसका कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है. ओके, सो अभी हम बात करने जा रहे हैं नेफ्रॉन की. नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जो कि लगभग कितने होते हैं? दे आर 1.2 मिलियन, यानी 1.2 मिलियन का मतलब हुआ 12 लाख, यानी 12 लाख नेफ्रॉन लगभग एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके, उसके बाद अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक नेफ्रॉन का जो मैंने बना रखा है, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. एक्चुअल में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, ये एक थोड़ा सा कॉइल्ड होता है, बट हमने इसको समझ लीजिए हमने इसको अनकॉइल्ड किया है. और अनकॉइल्ड पढ़ने में क्योंकि आसानी है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हम लोग पढ़ सकते हैं, इसलिए डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसको अनकॉइल्ड करके सिंपल स्ट्रक्चर्स में हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि किस फंक्शन का क्या, किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है. ओके, तो ये हमारे पास नेफ्रॉन है. इसके अंदर जो रेड कलर की जो मैंने बनाया है रेड कलर से, यानी दिस रेड कलर पोर्शन इज कॉल्ड दी नेफ्रॉनिक ट्यूब्यूल्स. ये पूरी की पूरी नेफ्रॉनिक ट्यूब्यूल्स है. ठीक है, और जो येलो कलर की हैं ये एक तरह से ब्लड वेसल समझ लीजिए, जो उसके ऊपर वाइंड अप हुई हुई हैं. ओके, वाइंड अप हुई हुई हैं. तो अगर मैं डिस्कस करता हूँ सबसे पहले जो ब्लड फिल्टर होने के लिए जाता है नेफ्रॉन के अंदर, वो मेन फिल्ट्रेशन यूनिट भी बोल सकते हैं हम लोग. फंक्शनल यूनिट तो है, उसके साथ फिल्ट्रेशन यूनिट भी है. ठीक है, तो क्योंकि फंक्शनल यूनिट तो बहुत सारी चीज़ होती है. सेल इज़ ऑल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ, मतलब फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. तो हम बोलेंगे कि फंक्शनल यूनिट के साथ साथ ये एक तरह से फिल्ट्रेशन यूनिट भी है. मेन फिल्ट्रेशन ये नेफ्रॉन ही करता है. सो अगर मैं बात करता हूँ एफरेंट आर्ट्रियोल की. ओके, तो एफरेंट आर्ट्रियोल इज़ द ब्लड, या वो वेसल होती है जो जहाँ से ब्लड एंटर करता है. द ब्लड स्टार्ट एंटरिंग, इस वाले पोर्शन से ब्लड एंटर करता है फिल्टर होने के लिए. ठीक है, और ये इस तरह से यहाँ पर एक बंच लाइक कैपिलरीज का एक गुच्छा बन जाता है. ठीक है, और फिर ये बाहर निकलता है. तो आप देखेंगे कि इसके डायमीटर में और इसके डायमीटर में थोड़ा सा फ़र्क होता है. मतलब ये जो एंटर करने वाली होती है जिसको हम लोग एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, और ये जो बाहर निकल रही है जिसको हम लोग इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, इन दोनों के डायमीटर में फ़र्क होता है. और इन दोनों का डायमीटर में फ़र्क होना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिल्ट्रेशन में. वो कैसे? क्या होता है कि एक तरफ से जब मोटी, इधर की तरफ से कोई चीज़ मोटी है और उधर की तरफ से पतली अगर हो जाए, सपोज करो एग्जिट अगर पतला हो जाए, तो यहाँ पर प्रेशर पड़ने लग जाएगा. तो वही काम यहाँ पर भी होता है कि यहाँ पर इन जो बंच लाइक कैपिलरीज हैं जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दिस ग्लोमेरुलस. तो ये जो बंच लाइक कैपिलरीज हैं ग्लोमेरुलस, इसके अंदर एक फिल्टर यानी एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लड के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं या हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं. बड़े मॉलिक्यूल को छोड़ करके ऑलमोस्ट छोटे मॉलिक्यूल, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, वो सब इस रीजन से इस रीजन में आ जाते हैं. ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये ब्लड चला गया यहाँ से, जो फिल्टर्ड ब्लड था, यानी जो जब उसमें से इंपॉर्टेंट सब्सटेंस चाहे मतलब जो ख़राब चीज़ें हैं वो दोनों ही निकल गई. ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल को छोड़ के बाकी का जो ब्लड होगा वो इस वाले रीजन से चला जाता है, और ये इसके ऊपर ही वाइंड अप हुआ रहता है. मतलब ये इसी के ऊपर वाइंड अप हुआ रहता है, ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, इस तरह से पूरे उसमें. ठीक है, अच्छा, इस वाले पोर्शन को, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं बुमेन कैप्सूल, और इसके अंदर जो है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ये बात याद रखिएगा. उसके बाद ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होने के बाद अब कहाँ पे आता है? जो फिल्ट्रेट है, यानी फिल्ट्रेट मतलब जो गंदी चीज़ें ब्लड में से निकली हैं और जो अच्छी चीज़ें भी आ गई हैं, वो सब इस वाले रीजन में आती है. इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं PCT. क्या बोलते हैं इसको? PCT. यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है PCT, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब. इसका क्या मतलब? प्रॉक्सिमल मतलब होता है पहले, कॉन्वॉल्यूटेड मतलब कॉइल्ड. ये जो कॉइल्ड है ना, ऐसे
इसलिए कॉइल्ड, प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब। अब ट्यूब तो पता ही है, ट्यूब होती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि इसका क्या मतलब हुआ, प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब। ओके, तो अब क्या होता है, अब हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ये मैंने वही रीजन बनाया है जो यहाँ पर रीजन बना हुआ था। ओके, ये वाला जो रीजन था, तो ये मैंने वही रीजन बनाया है यहाँ पर, दिस इज़ द ग्लोमेरुलस। अब क्या हुआ कि यहाँ से एफेरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड एंटर कर रहा है और यहाँ से ये बाहर निकल रहा है। ओके, अब यहाँ पर तुम लोग को समझना होगा कि अच्छा मैंने यहाँ पर ये एक चीज़ कर दी कि यहाँ पर मैंने ये बड़ी सी बना दी, इसको मुझे थोड़ा पतला बनाना चाहिए क्योंकि मैंने बताया कि इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है और उसी की वजह से फिल्ट्रेशन होता है। ओके, सो लेट मी मेक इट। ओके, सो आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पर क्या है कि ग्लूकोज जो कि एक अच्छी चीज़ है, अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के बाद अमाइनो एसिड बनता है वो, वाटर जो कि पानी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी के अंदर, मिनरल्स, पोटेशियम, सोडियम आयंस, ठीक है, यूरिया, कार्बोनेट आयंस, क्रेटिनिन, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं। तो हार्मफुल के साथ साथ यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी क्या हो गए हैं, एक्सक्रीट आउट हो गए हैं, यानी बाहर आ गए हैं। कहाँ से, मेन ब्लड वेसल से बाहर आ गए। ओके, मेन ब्लड वेसल से बाहर आ गए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये क्रेटिनिन है, ठीक है, क्रेटिनिन, यूरिया, ड्रग्स, अल्कोहल, टॉक्सिक सब्सटेंस, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है जो ब्लड में नहीं होने चाहिए। और ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, मिनरल, कार्बोनेट आयन, पोटेशियम, सोडियम आयन, ये इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है जो ब्लड में होने चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में अच्छे तो बुरे अच्छों को भी साथ में बाहर एक्सक्रीट कर दिया। मतलब जो चीज़ ब्लड को चाहिए थी, ब्लड में होनी चाहिए थी, उसको भी बाहर नेफ्रोनिक ट्यूब्यूल में फेंक दिया है यूरिन के साथ एक्सक्रीट करने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है, जो नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होना चाहिए भाई, जब एक्सक्रीट आउट कर दिया है यानी बाहर चला गया, तो इसका रीअब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है। और रीअब्जॉर्प्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सोचो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज तो यूरिन में निकल गया। मतलब आपने इतनी मेहनत से रोटी बनाई, खाना खाया, सोचेंगे कि मेरे बॉडी को लगेगा, लेकिन वो तो ग्लूकोज की फॉर्म में एक्सक्रीट हो गया। आपने प्रोटीन खाया, चिकन लेके आए, भाई आज तो मैं प्रोटीन खाऊंगा, आज तो मैं बॉडी बनाऊंगा अपनी, ठीक है, लेकिन आपने देखा कि वो तो अमाइनो एसिड की फॉर्म में बाहर निकल गया यूरिन में, अमाइनो एसिड, ठीक है। तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम होती रही, यानी एक्सक्रीट आउट होता रहा, तो हम तो बिल्कुल वीक हो जाएंगे, हमारे अंदर तो सब कुछ डेफिशिएंसी हो जाएगी। मिनरल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, वो भी हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो फिर इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए, हम लोग को वेस्ट प्रोडक्ट नहीं लाना है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करना है। तो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है कहाँ से, पीसीटी से, प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब। जो इसके आगे थी, जो मैंने तुम्हें पीछे बताया था कि ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब। और यहाँ से आगे तक, यानी ये पोर्शन सब जगह रीअब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ब्लड से बाहर आ गया था वो बाहर जाएगा, वो दोबारा से ब्लड के अंदर जाएगा, दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो अब क्या होगा, ठीक है जी, अब क्या होगा, पीसीटी पे आ जाते हैं हम लोग। ये जो हमारे पास पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब, ठीक है, ये जो पीसीटी है ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है और इसके अंदर स्पेशली डिज़ाइंड होती है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, और हम बोलेंगे सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। सेलेक्टिवली, इसका वर्ड यूज़ किया गया सेलेक्टिवली। सेलेक्टिवली क्यों यूज़ किया गया, बिकॉज वी आर सेलेक्टिंग द ओनली those part that is important to our body, we are not selecting those part which is not important, that is called selectively reabsorption. okay, moreover इसके साथ साथ इसके अंदर क्या स्पेशल खास बात है कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इसी का होता है। एक तो ये कॉइल्ड है, दूसरा इसके अंदर माइक्रो विलाय प्रेजेंट होती है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाय होती है, दे सर्व टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पर भी रीअब्जॉर्प्शन के लिए पीसीटी जो होती हैं वो मतलब रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये फिर से ब्लड में मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कार्बोनेट आयन जो होते हैं 65% रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, अमाइनो एसिड 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर 60% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यूरिया 50%। मतलब हम बोलेंगे कि जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज हैं वो लगभग ज़्यादातर इसमें रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन
टेक्स प्लेस इन पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। अच्छा ठीक है, अब 60% पानी है भाई, 40% तो अभी भी बहुत होता है। आपने अगर 2 गिलास पानी पिया है और इस हिसाब से अगर 40% चला गया तो मतलब यूरिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे तो हमें हर 2 घंटे बाद प्यास लगती है और हर 2 घंटे बाद हमें यूरिनेशन के लिए जाना होगा, हम लोग को एक्सक्रीशन के लिए जाना होगा, तो ये तो बहुत दिक्कत है। तो उसके बाद आता है नीचे वाला पोर्शन, यानी यहाँ से जो अच्छा है उसको हम लोग बोलते हैं हैंडलेस लूप। कौन सा वाला पोर्शन? यहाँ ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग हैंडलेस लूप बोलते हैं। ठीक है, तो जो हैंडलेस लूप होती है ये नीचे की तरफ होती है। ओके, और ये जो हैंडलेस लूप है ये नीचे को आ रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग हैंडलेस लूप, क्योंकि डिसेंड कर रही है। और जो ऊपर को जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग हैंडलेस लूप। ओके, तो 2 हैं, एक तो डिसेंडिंग हैंडलेस लूप है और एक असेंडिंग हैंडलेस लूप है। तो जो डिसेंडिंग हैंडलेस लूप होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो डिसेंडिंग हैंडलेस लूप होती है वो परमिएबल होती है पानी के, यानी कि उसमें से पानी बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से जो पानी हमारा 40% रह गया था वो लगभग यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ बच जाता तो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा आगे। ठीक है, तो ये परमिएबल होती है पानी के, और ये वाली जो होती है परमिएबल होती है, ये इम्परमिएबल होती है वाटर, यानी इससे पानी तो बाहर नहीं आएगा लेकिन परमिएबल होती है सॉल्ट के। असेंडिंग हैंडलेस लूप, हैंडलेस लूप, ठीक है, impermeable to water but permeable able to सॉल्ट के लिए परमिएबल होती है, यानी आयंस वगैरह जो होते हैं वो यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर आने शुरू हो जाएंगे, वाटर स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम दिस रीजन, और यहाँ से जो होगा ये दोबारा से जो हमारे पास जो असेंडिंग हैंडलेस लूप है वहाँ से हमारे पास सोडियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, पोटेशियम आयन, मतलब जो इंपॉर्टेंट आयंस थे वो सब यहाँ से हमारे रीअब्जॉर्ब होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आगे फिर से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये जो रीजन है दिस इज द DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, दिस इज DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स या ट्यूब। ठीक है, तो ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है ये फिर से चेक करती है, और मतलब एक बार फिर से चेक करिए कोई इंपॉर्टेंट सब्सटेंस तो नहीं है जो कि रीअब्जॉर्ब हो रहा हो, जो एक्सक्रीट बाहर जा रहा हो लेकिन ज़रूरी है बॉडी के लिए, तो ये इसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेगी। और कुछ अगर ख़राब चीज़ होती है, जैसे कि हम बोलेंगे कि कुछ ऐसे आयंस होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन वो अभी भी ब्लड के अंदर चली गई, ब्लड में है, तो वो यहाँ पर इसके अंदर आ जाती है, यानी नेफ्रोनिक ट्यूब्यूल्स में आ जाती है। तो कुछ अच्छी चीज़ें जो यूरिन में जा रही हैं वो ब्लड में चली जाएंगी, और कुछ बुरी चीज़ें जो ब्लड में हैं लेकिन वो इस फिल्ट्रेट में या इस फिल्टर में नहीं आई थी तो वो वापस से इसमें आ जाएंगी। तो ये काम होता है DCT का, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स हैव टू चेक वेदर सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंस आर बीइंग एक्सक्रीटेड आउट, इफ दे आर बीइंग एक्सक्रीटेड आउट दीज आर बीइंग रीअब्जॉर्ब। और अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कुछ अल्कोहल्स हैं या ड्रग्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लड के अंदर अभी भी हैं लेकिन वो यूरिन में यानी इस नेफ्रोनिक ट्यूब्यूल्स में नहीं आई है, इनमें नहीं है और ब्लड में अभी भी है, तो वो यहाँ से यहाँ पे यानी ब्लड्स में ट्रांसफ़र आउट हो जाती है। ब्लड से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी? नेफ्रोनिक ट्यूब्यूल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये कलेक्टिंग डक्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, ये इट इज़ बीइंग कनेक्टेड विथ सो मैनी DCTs। यहाँ पर दूसरे नेफ्रॉन का DCT होगा, यहाँ पर उसके दूसरे वाले नेफ्रॉन का DCT होगा। दे आर द सो मैनी DCTs आर प्रेजेंट, सो मैनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट, सो DCT भी उतने ही होंगे। हर एक नेफ्रॉन में एक DCT होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। सो इस तरह से काफ़ी सारे नेफ्रॉन का जो फिल्ट्रेट होता है वो इसके अंदर आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो रेनल पिरामिड्स, जो मैंने आपको बताया था, रेनल पिरामिड्स यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर ये कलेक्टिंग डक्ट रेनल पिरामिड्स में अपना सिक्रीशन जो है वो ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलकर के रेनल पिरामिड्स में अपना सिक्रीशन जो है वो ट्रांसफ़र कर देती हैं। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी थी वो ये समझनी थी कि जो ये होता है DCT, सॉरी जो ये होता है कलेक्टिंग डक्ट, इसका एक काम और होता है, इसके अंदर एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्वापोरिन्स मतलब पानी, एक्वा मतलब पानी, पोरिन मतलब पोर्स। तो जो ये एक्वापोरिन्स होते हैं
ये भी अगर वाटर की डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर, मतलब पानी की डेफिशिएंसी है बॉडी में, जो है पानी की कमी है, तो उस दौरान ये एक्वापोरिन्स खुल जाते हैं। पानी की डेफिशिएंसी होती है यानी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, तो ये दोबारा से इसमें से भी पानी रीअब्जॉर्ब होने लग जाता है और हार्मोन रिलीज़ करवाता है इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज़ करता है, और उस हार्मोन की वजह से जो है किडनी से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाता है कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगा, जो कि एक मास्टर ग्लैंड होता है, वो बोलेगा भाई पानी की डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो क्या करेगा, एक्वापोरिन्स खुल जाएंगे और ये दोबारा से पानी को रीअब्जॉर्ब करने लग जाएगा, मतलब पानी बिल्कुल भी यूरिन के अंदर नहीं जाएगा। और इस तरह से यूरिन जो होता है वो रोज़ा रखने के दौरान या जैसे पानी नहीं पीते हम लोग, तो उस टाइम पे जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ हम बोलेंगे कि उस टाइम पे ये जो होती है वो मतलब बहुत सी येलो कलर्ड का यूरिन होता है, दैट इज़ हम बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया। तो अगर हम बात करते हैं नेफ्रॉन की, तो ये हम लोगों ने जो पढ़ा है अभी पीछे, तो वो सब हम लोगों ने इसमें लिखा है कि नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के, एंड दीज आर अबाउट 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं हर एक किडनी में, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन जो होता है वो कॉइल्ड होता है, जो कि कंटेन करता है द फॉलोइंग पार्ट। उसके अंदर ये पार्ट होता है जिसमें बुमेन कैप्सूल हो गया। बुमेन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। तो इसको पूरे को हम लोग मतलब कप लाइक स्ट्रक्चर विद अलॉन्ग विद ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड बुमेन कैप्सूल। तो इट इज़ अ कप लाइक स्ट्रक्चर, ब्लड एंटर टू इट थ्रू द एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू एंटर करता है और लीव्स थ्रू ईफरेंट आर्ट्रियोल, और ईफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर जाता है। उसके बाद ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल डिवाइड्स इनटू मैनी फाइन कैपिलरी, जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है वो बहुत छोटी छोटी बंच लाइक कैपिलरीज के अंदर डिवाइड कर जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब उसके बाद उसका अगला पार्ट आता है पीसीटी। पीसीटी हेल्प करती है सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्प्शन में ऑस्मोसिस के थ्रू, और यूज़ होती है मतलब बाय यूजिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब इसे एनर्जी भी यूज़ करती है, अपनी खुद की भी एनर्जी यूज़ करती है रीअब्सॉर्प्शन के लिए, कि दोबारा से रीअब्सॉर्प्शन हो जाए, ठीक है। सो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है पीसीटी। उसके बाद हमारे पास हैनलेस लूप है। हैनलेस लूप जो होती है, डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो परमेबल होती है पानी से, यानी कि जो नीचे की तरफ आ रही है वो पानी के लिए परमेबल होती है, और जो ऊपर वाली होती है वो सॉल्ट के लिए परमेबल होती है, इट इज़ परमेबल टू सॉल्ट। उसके बाद डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब जो होती है, डीसीटी, हैनलेस लूप के बाद यानी इस वाले रीजन के बाद यहाँ पर जो होती है दैट इज़ कॉल्ड दी डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब। तो डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब जो होती है वो उसके अंदर सिक्रीशन होता है अनवांटेड सब्सटेंस का, जो नहीं चाहिए होते हैं। सिक्रीशन मतलब एक तरह से जैसे ये सपोज करो डीसीटी है, ठीक है, मैं ऐसे से इसको कॉइल कर देता हूँ, डीसीटी यहाँ से हैनलेस लूप है, ठीक है, या मैं इसको सही से बना देता हूँ, ये हमारे पास हैनलेस लूप है और ये हमारे पास डीसीटी है, और इसके ऊपर जो है वो ब्लड वेसल है, ठीक है। तो रेड कलर से मैं बना देता हूँ ब्लड वेसल्स जो इसके ऊपर है। तो जो सब्सटेंस ब्लड में है हार्मफुल सब्सटेंस, वो उसका सिक्रीशन हो जाएगा। सिक्रीशन मतलब सिक्रीट कर देगा वो नेफ्रोनिक ट्यूब्यूल में, यानी रेड वाली से वाइट वाली में जो नेफ्रोनिक ट्यूब्यूल है उसके अंदर आ जाएगा, और जो, ठीक है, वो अनवांटेड सब्सटेंस हो जाएंगे, पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयन, एंड रिमूवल ऑफ कार्बोनेट आयंस एंड सोडियम क्लोराइड। और जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होंगे उसका क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, आदि अपने अंदर से रिमूव करके बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। तो जो सब्सटेंस, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के अंदर, एक्सक्रीट आउट नहीं होने चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब सिक्रीशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस और एब्जॉर्प्शन, कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ चीज़ों का सिक्रीशन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो लार्ज डक्ट होती है जो रिसीव करती है ट्यूबुलर फिल्ट्रेट। ट्यूबुलर फिल्ट्रेट मतलब बहुत सारे जो वो होते हैं, मतलब हम बोलेंगे जो नेफ्रॉन का जो फिल्ट्रेट होता है, वो बहुत सारे नेफ्रॉन का फिल्ट्रेट जो है वो कहाँ पे आके जुड़ जाता है, इट इज़ ज्वाइंट विद दी कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे एक इस तरह से है, उसके बाद यहाँ पर एक आ जाएगा, तो उसका फिल्ट्रेट यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, फिर इस वाले का फिल्ट्रेट यहाँ पर आकर जुड़ जाए। तो इस तरह से बहुत सारे नेफ्रॉन का फिल्ट्रेट जो है वो एक ही कलेक्टिंग डक्ट में आकर के जुड़ जाता है। तो लार्ज डक्ट होती है, रिसीव करती है ट्यूबुलर फिल्ट्रेट जो यूरिन है फ्रॉम मैनी डीसीटीज, बहुत सारे डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब से, फॉर मैनी नेफ्रॉन, जो बहुत से नेफ्रॉन होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो ओपन करती है इनटू रीनल पिरामिड्स, मैंने बता दिया था आपको कि रीनल पिरामिड्स में ओपन करती है। सो यहाँ तक हम लोग को समझना था कि फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन का क्या फंक्शन होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया।